हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। एंड टुडे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे शुरुआत से। इसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि मैं एक स्टोरी के तौर पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताऊं और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एंड टाइम रिवीजन। आप इसको बस सुन लेना और आपको मेजॉरिटी जो इवेंट्स हैं वो उनके बारे में पता चल जाएगा विद डेट्स, है ना। और इसको करने के बाद आपको एक रफ आइडिया लग जाए, एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आप बेसिकली स्टोरी चली कैसे है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, सब इवेंट्स हुए कैसे हैं। उसके बाद फिर आपको यू नीड टू गो एंड जस्ट आई हैव अ PDF एंड आई विल शेयर इट विद यू। वो करने के बाद आप अपना उसमें से सारे डेट्स को एग्जैक्टली आप याद करके और उस चीज़ को ब्रश अप और एक कंसाइज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। So we will start from this expansion and consolidation of British power in India. राइट, तो हुआ क्या कि सबसे पहले बंगाल था। बंगाल जो है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था फॉर द मुगल्स, एंड क्योंकि उसकी बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता था, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बंगाल का कंक्वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंग्लिश ब्रिटिश में, राइट। तो बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस फॉर मुगल एम्पायर ऑल्सो। सो यू कैन सी इन द स्क्रीन, कंपनी ने शाह शुजा इन 1651, जो वहाँ का गवर्नर ऑफ बंगाल था, उससे परमिशन ले ली कि भाई हमको ट्रेड करने दो। तो वो और कितने में दी, 350 यूरोज में, जबकि उसका जो ट्रेड था वो 50,000 यूरोज का था। तो बहुत ही सस्ते में उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन ले ली शाह शुजा से 1651 में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जैसे 1651 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी भाई, जब अगर ट्रेड करोगे तो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 1651 में हुगली रिवर उस पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की 1651 में। कसीम बाज़ार में, फिर पटना जो कि बिहार का हिस्सा है, वहाँ पे भी उन्होंने फैक्ट्रीज अपनी इस्टेब्लिश करी। ठीक है, लेकिन ये प्रिविलेजेस शाह शुजा ने दे दिए, लेकिन उसके बाद भी जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो उसको परेशान करते थे इंग्लिश को कि यार मतलब उससे पैसा लेना और उस चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सब काम किया करते थे। तो क्या हुआ कि इस चीज़ से परेशान होकर के ब्रिटिशर्स पहुंचे बंगाल के पास, गवर्नर ऑफ बंगाल के पास, जो कि तब तक चेंज हो गया था। तब शाह शुजा की जगह पे आ गया था शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान के पास पहुंचे और उससे जाके बोला कि भाई थोड़ा निवारण कर दो इस समस्या का। दैट इज द स्टोरी ऑफ 1682। 1651 में परमिशन मिली, कुछ साल 10-20 साल काम किया अपना, लेकिन प्रॉब्लम्स आते आते वो इतना परेशान हो गए बहुत ज़्यादा कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। वो चले गए 1682 में शाइस्ता खान के पास। शाइस्ता खान ने लोड लिया नहीं उनका, वो कह रहा भाई ठीक है चलो। तो उससे उनके संबंध हो गए खराब, संबंध खराब हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, मुगल्स ने 1686 में, मतलब संबंध खराब होने की वजह से और बहुत ज़्यादा इश्यूज करने लगे, इंग्लिश भी प्रॉब्लम्स करने लगे। तो 1686, दैट इज़ द डेट, इट इज़ द डेट 1686। 1686 में मुगल्स ने हुगली सीज कर लिया। अब हुगली सीज कर लिया तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने रिटेलिएट कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पलटवार किया। इससे गुस्सा आ गया मुगल्स को। मुगल्स ने क्या कि अब भाई तुमको देखना पड़ेगा। वो उन्होंने जाकर के पूरा का पूरा अंग्रेज़ों को कर दिया खेल, उनको निकाल दिया वहाँ से कि भाई तुम निकलो। तो अंग्रेज़ों को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया कि भाई तुम्हारा ट्रेड वेड का सीन ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब बेचारे अंग्रेज़ों को लगा कि यार अपना तो बेकार में नेता बनने के चक्कर में दिक्कत हो गई। तो उनका एक बंदा जॉब चेरनॉक आता है, कंपनी का एजेंट होता है। वो मुगल एम्परर के पास जाता है और मुगल एम्परर से कहता है कि भाई प्लीज़ हमको थोड़ा सा ट्रेड वेड करने दे दो। तो सूता नदी के पास, यानी सूता नदी एक जगह है वहाँ पे प्रेजेंट कोलकाता में, वहाँ पे जाते हैं। ये है वो जगह सूता नदी। उनके पास जाते हैं और बोलते हैं भाई ट्रेड करने दो। तो 1686 में मार के भगाया। 1690 में वो आया और उसने आके परमिशन ले ली। उसने परमिशन ले ली कि भाई हमको ट्रेड करने दीजिए आप। तो बाद में अंग्रेज़ों को फरवरी 1691 में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई। ठीक है, 3,000 रुपये के बदले, वही एनुअल मनी 3,000 रुपीज़ था, उसके बदले करने की मिल गई। अब जो परमिशन 1651 में शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को दी थी कि भाई तुम लोग ट्रेड कर लो, वही सेम परमिशन अब उन्होंने 1691 में या 1690 में जाके मुगल एम्परर से ले ली, औरंगजेब से नेगोशिएशन करने के बाद उन्होंने ले ली। अब हुआ क्या कि ये परमिशन तो ले ली, लेकिन अब हर जगह लोकल ना कुछ कुछ होते हैं, कुछ लोग हमेशा मिलेंगे आपको ऐसे जो हमेशा इश्यूज क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे एक ज़मींदार था। अब वो ज़मींदार की अंग्रेज़ों से बनती नहीं थी, उसको लगता था कि ये हमारे एरिया में आकर के हमारे प्रॉफिट का शेयर काट रहे हैं।
तो उसको उसने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ बगावत कर दी। ये इस पॉइंट टर्निंग पॉइंट था, यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। तो उनको लगा, अंग्रेज़ों को ये मौका चाहिए था कि भाई हमको किसी तरीके से कुछ मौका तो मिले कि हम आर्मी कैसे रखेंगे या हम अपने बंदे कैसे रखेंगे। तो भाई जैसे आज भी क्या होता है कि अगर किसी को बंदूक रखनी हो या गाड़ी पे काले शीशे चढ़ाने हो तो उसको रीज़न देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि भाई मेरी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, मुझे सिक्योरिटी का थ्रेट है, इस वजह से मुझे लाइसेंस की बंदूक दी जाए या कुछ इस तरीके से दिया जाए, है ना। तो ये उनको रीज़न चाहिए था और उनको रीज़न मिल गया। वहाँ पे वो ज़मींदार ने बगावत कर दी। तो बगावत करने के बाद कंपनी वालों ने, ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन कर लिया अपना, जो उन्होंने कोलकाता में जो सेटलमेंट बनाया था हुगली के पास, वहाँ पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया और फोर्टिफिकेशन को नाम दिया गया फोर्ट विलियम। तो जो फोर्ट विलियम का कन्फ्यूजन रहता है कि भाई आए, सबसे पहले फोर्ट विलियम बना कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 1700 तक आते आते, यानी 1696 में ये सारा सीन हुआ, ठीक है। 1690 में तो कैसे कैसे रहा इवेंट, 1651 में शाह शुजा ने परमिशन दे दी। 1682 में वो शाइस्ता खान के पास गए अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने, लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिस प्रॉब्लम कर रहे थे, प्रॉब्लम पे लानी, संबंध खराब हो गए, 1686 में उनको निकाल दिया। 1690 में जॉब चेरनो का आया, उसने मुगल एम्परर से नेगोशिएशंस किए और जो परमिशन 1651 में शाह शुजा ने दी थी वही आकर के अब उन्होंने औरंगजेब से ले ली, ये वो ट्रेड करने लगे। यहाँ पे आकर के 1696 में उस जमींदार ने बगावत कर दी। उसके बगावत के रिस्पॉन्स में अंग्रेज़ों ने अपने फोर्टिफिकेशन कर लिया और उस फोर्टिफिकेशन को बोला गया फोर्ट विलियम, जो कि बाद में चल के 2-4 साल के अंदर ही इतना पावरफुल हो गया कि उसको ईस्टर्न सीट यानी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बोला गया। अंग्रेज़ों की ईस्टर्न सीट थी वो, वहाँ से कैलकाटा की, जिसका पहला प्रेसिडेंट जो है वो सर चार्ल्स आयरे बना, पहला उसका प्रेसिडेंट वो बना। अब 1700 में गवर्नर चेंज हो गया था, शाइस्ता खान से बदल के आ गया था मुर्शिद कुली खान, राइट। मुर्शिद कुली खान बिकेम नवाब ऑफ बंगाल का नवाब बन गया। तो उसने 1700 से 1727 तक रूल किया, 27 साल रूल किया। तो हुआ क्या कि उसके बाद बना शुजाउद्दीन। उसके बाद शुजाउद्दीन नवाब बना, जो कि मुर्शिद कुली खान का सन इन लॉ था, यानी दामाद था। उसने 1739 तक रूल किया। 1739 के बाद सरफराज खान जो था वो नवाब बना, लेकिन वो इनकैपेबल था, तो वो एक ही साल बना। 1739 से 1740 तक उसको नमस्ते करनी पड़ी। वहाँ पे अलीवर्दी खान था, बंगाल उसका बिहार का गवर्नर। उसने इसको बैटल में हरा दिया सरफराज खान को और खुद को गवर्नर नियुक्त कर दिया। बहुत सारा मोटा पैसा दे दिया मुगल एम्परर को कि भाई तुम पैसा रखो, मैं गवर्नर हूँ अब से बंगाल का। उनको क्या मतलब, वो ठीक है भाई बन जा, तो वो बन गया, ठीक है। वो 1741 से उसने फिर 1756 तक रूल किया, बढ़िया। अब इस टाइम में ये जो पूरा टाइम था, यानी जब और उसको परमिशन उन्होंने फोर्ट विलियम बना लिया 1700 में और मुर्शिद कुली खान ने नवाब ऑफ बंगाल बना। तो मुर्शिद कुली खान आया 1700 से 1727 तक, 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन आया और उसके बाद एक सरफराज खान और फिर अलीवर्दी खान 1756 तक हुआ। इस दौरान जो है बंगाल ने बहुत प्रगति की, इसलिए भी की क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जाट पावर इंक्रीज हो रही थी, मराठा पावर इंक्रीज हो रही थी, उधर से अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न के जो इन्वेजन्स हो रहे थे, इन सब प्रॉब्लम से बंगाल दूर था और ट्रेड दबा के चल रहा था। तो इस वजह से बंगाल ने बहुत जो है प्रोस्पेरिटी हासिल की। लेकिन अब यहाँ पे अलीवर्दी का और अंग्रेज़ों के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। हुआ क्या कि ये जो तुम्हारा ड्यूरिंग दिस टाइम मराठाज ने इन्वेड करना शुरू किया। मराठाओं ने तो खैर हर एक को इन्वेड किया, वो भाई जहाँ जाते हैं वहाँ से पैसा लेते थे और आ जाते थे, ठीक है। तो इस बात का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने कि जब नवाब जो मराठाज हैं वो नवाब के पास आने लगे और इन्वेड किया उन्होंने, तो अंग्रेज़ों ने परमिशन ली नवाब ऑफ बंगाल से कि भाई ये जो मराठाज बार बार इन्वेड कर रहे हैं, आप हमें परमिशन दो, हम भी इनको उखाड़ फेंकेंगे, राइट। और ये परमिशन जो थी वो उसने दी तो सही, लेकिन बड़े ही उसमें असमंजस में दी उसने, क्योंकि अलीवर्दी खान जो है वो कार्नेटिक रीजन को ऑब्जर्व कर रहा था। तो जो कार्नेटिक रीजन है, बेसिकली कार्नेटिक रीजन जो है ना,
वो है हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो पूरा कार्नाटिक रीजन है, और उसके थोड़ा सा आप उड़ीसा की तरफ आ जाओगे ऊपर की तरफ तो वो सिरकार्स बोला जाता है, नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है। तो अब इसमें कर्नाटक और क्या थी, कर्नाटक मत करना, इट्स नॉट कर्नाटक, इट्स कर्नाटक, CARNATIC। ठीक है। कर्नाटिक वॉर जो थी उसने फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की, इंग्लिश की, यानी अंग्रेज जो है वो सुपीरियर यूरोपियन पावर निकल के आए। तो 3 कर्नाटिक वॉर हैपन हुई है, 3 कर्नाटिक वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज और फ्रेंच जो थे उनकी ना राइवलरी चल रही थी ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रियन जो वॉर था वो फ्रेंच तक आया, वो इंडिया तक आया, और फ्रेंच को ये बात पता थी कि भाई हमारी जो इंडिया में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है नहीं, इसलिए वो अंग्रेज़ों से अपना लड़ाई झगड़ा दूर रखना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ भी तो कम नहीं थे ना, अंग्रेज़ अलग मक्कार थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनका एक कमांडर था, उसने जा कर के अंडर बैरनेट, मतलब इंग्लिश नेवी थी, बैरनेट कमांडर था, उसने जा कर के क्या किया, फ्रेंच का शिप सीज कर दिया। अब फ्रेंच को इस बात की ठेस लग गई, तो उन्होंने क्या किया, बदले में मद्रास सीज कर दिया। मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसी थी उनकी अंग्रेज़ों की, वो सीज कर दिया। तो उस मद्रास जो है सदर्न प्रेसिडेंसी थी, तो वो सीज कर दी 1746 में। तो अच्छा, तो अब आपको अभी तक का क्लियर हो गया, यानी अब ये जो 1746 का टाइम है ये बेसिकली अलीवर्दी खान का टाइम है। अलीवर्दी खान ने 1741 में चार्ज लिया, 1756 तक किया। ठीक है। तो अब ये इवेंट जो है ये अब दोनों के बीच में टसल का कारण बना, और इसको फर्स्ट कार्नाटिक वॉर बोला गया। जो पहली कार्नाटिक वॉर है आपकी वो 1740 से 1748 के बीच मानी जाती है। अब 1746 में किया लेकिन सीज तो 1740 से कैसे मानी जाएगी फर्स्ट कार्नाटिक वॉर? तो वो रीजन उसका ये है कि जो मैसूर वाला एरिया है, यानी जो कर्नाटक रीजन है, वहाँ पे असफुद्दौला, वो अशफ जहाँ या निज़ामुल मुल्क या निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो पहला निज़ाम ऑफ हैदराबाद था उसका नाम था असफ जहाँ। वो बेसिकली मुगल्स का गवर्नर था, और उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके एक अलग प्रोविंस, अलग जो है हैदराबाद को बना दिया था। मतलब काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस उसने कर दी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि फुली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया हो, बट अपने आप अपना एक ऑटोनोमस रीजन जो बन जाता है ना, उस तरीके से डिक्लेयर कर दिया था मुगल्स के लिए कि भाई ये ऑटोनोमस रीजन है मेरा, ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, आपकी सुपीरियोरिटी मैंने एक्सेप्ट कर रखी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं है तुम्हारा, ऐसे इस टाइप से हैदराबाद को बनाया था। ठीक है। तो उन्होंने 1740 में आकर के क्या हुआ, भाई बूढ़ा हो गया आदमी, तो धीरे धीरे पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे डेवलप हो गई कि यार अभी आगे कौन आएगा, बड़े ही माइंड्स में उस तरीके की चीज़ें आने लगी। तो हर कोई इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ये चाह रहे थे कि भाई इस एरिया पे दबदबा बन जाए, अपना पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे। वहीं मराठा जिनको बड़ा परेशान कर रहे, मराठा सबको परेशान कर रहे थे। मराठास जो है वो असफ जहाँ को परेशान कर रहे हैं, और असफ जहाँ धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि भाई ये कुछ दिन में निकल लेगा, इसलिए इस एरिया में बड़ा ही पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट होने वाला था। तो इसलिए उनके इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में टसल शुरू हो गया था 1740s के टाइम से ही, बट एग्जैक्टली जो फॉर्मली वॉर वो 1746 में ब्रोक आउट हुआ। तो देखो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है दैट इज़ अ कोरोमंडल कोस्ट, जो नॉर्दर्न से जो ये वाला एरिया है कार्नाटक है, जो कोरोमंडल कोस्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये कोरोमंडल कोस्ट इज़ अ दैट एरिया, ईस्टर्न पार्ट है हमारा, और ये कार्नाटिक वाला हिस्सा है। वहीं पे ये जो एरिया है नॉर्दर्न सिरकार्स आपको दिख रहा होगा, दिस इज नॉर्दर्न सिरकार्स, राइट। ये मालाबार कोस्ट आपका केरल वाला एरिया, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला रीजन कोंकण कोस्ट। ठीक है। तो ये उसके बाद कोंकण जो कोरोमंडल कोस्ट था बेसिकली, यानी यहाँ पर कर्नाटिक रीजन था, दैट वाज वॉइड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग रूलर। तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी शुरू हो गई। 1746 में प्रॉपर वॉर वाज स्टार्टेड एंड कंक्लूडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। तो इन दोनों के बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो पहली ट्रीटी साइन हुई वो हुई एक्स-ला-चैपेल। ये जो ट्रीटी थी, इसने जो ऑस्ट्रिया से वॉर शुरू हुई थी, बेसिकली ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसको ख़त्म कर दिया, और जो फ्रेंच थे उनको उनकी ऑस्ट्रिया की जगह मिल गई, मतलब ऑस्ट्रियन जो अपनी थी वो मिल गई, और अंग्रेज़ों को उनका मद्रास वापस मिल गया। ये हुआ। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या था इसका सिग्निफिकेंस ये था कि जो पहली कार्नाटिक वॉर लड़ी गई, राइट, तो जो पहली कार्नाटिक वॉर लड़ी गई,
ठीक है, बिटवीन फ्रेंच फोर्सेज एंड फोर्स ऑफ अनवरुद्दीन विच वॉज नवाब ऑफ कार्नाटिक इन 1743। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये था कि मराठास परेशान कर रहे थे, तो कार्नाटिक का जो रीजन था वहाँ का जो नवाब था वो था दोस्त अली, और दोस्त अली को 1741 में मराठाओं ने उठा लिया, बंदी बना लिए, ले गए। और उसके चक्कर में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा कर्नाटक रीजन में। तो जो असफ जहाँ था, यानी मैसूर का या जो जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, उसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव अनवरुद्दीन को भेजा कि भाई तुम जाओ और वहाँ पे चार्ज संभालो। अनवरुद्दीन इस तरीके से नवाब ऑफ कार्नाटिक बन गया था उस टाइम के लिए, जो कि उसको असफ जहाँ ने नियुक्त किया था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने मदद ली अनवरुद्दीन की कि भाई हमको फ्रेंचों से बचाओ तुम और वो करो, अपना असाइलम लिया। यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस ने अनवरुद्दीन की फोर्सेस को हरा दिया, ठीक है। अब यहाँ से दैट वाज द आई ओपनर फॉर एवरीबडी कि फ्रेंच की बहुत अच्छा, फ्रेंच की वो अगुवाई करी थी फिरोज डुप्लेक्स ने। तो उन्होंने देखा कि यार इतनी बड़ी जो आर्मी है इंडियन आर्मी, उसको ज़रा सी फ्रेंच आर्मी ने हरा दिया, यानी अ स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी कैन डिफीट अ लार्जर इंडियन आर्मी। ये सबके लिए आई ओपनर था। और यहाँ से एक पिक्चर क्लियर होने वाली थी कि अब नियर फ्यूचर में जो इंडियन रूलर्स हैं वो पैटर्न्स नहीं बनेंगे, वो बेसिकली इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंग्लिश पे या फ्रेंच पे, टू असब दी पावर। पावर में आने के लिए अब वो लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे इंग्लिश पे या ब्रिटिश या यूरोपियन पावर्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंच फोर्सेस ने डिफीट किया लार्ज इंडियन आर्मी को ऑन द बैंक ऑफ रिवर एडियार, ठीक है। इट वॉज एन एज आई ओपनर फॉर ऑल। ओके, सो सक्सेसफुली डुप्लेक्स ने फर्स्ट कार्नाटिक वॉर को जीत लिया, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी अचीव कर ली साउथ इंडिया में, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी अब उनको मिली डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क की डेथ हो गई, राइट। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। देखो क्या होता है, असफ जहाँ मर जाता है, ठीक है, वहीं जो ये है मराठाज हैं वो चंदा साहिब को छोड़ देते हैं। चंदा साहिब कौन था, चंदा साहिब था बेटा दोस्त अली का। दोस्त अली कौन था, नवाब ऑफ बंगाल था 1741 तक, 1732 से 1741 तक वो नवाब ऑफ बंगाल था। तो चंदा साहिब को छोड़ देते हैं, दोस्त अली को भी छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे लेके नवाब कौन है, अनवरुद्दीन है। अब असफ जहाँ तो चला गया है कोई भी डिसीजन या मीडिएशन करने के लिए, कोई मीडिएशन करने वाला है नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में ये स्ट्रगल पैदा हो जाता है कि भाई नवाब ऑफ कर्नाटक बनेगा कौन। चंदा साहिब कहता है मुझे बनना चाहिए क्योंकि मेरा बाप था, और अनवरुद्दीन कहता है कि भाई मेरे को तो निज़ामुल मुल्क ने बनाया है और मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं बनूंगा। तो ये यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अंग्रेज फिर से अनवरुद्दीन का साथ देते हैं कि भाई ठीक है, वी विल हेल्प यू टू बिकम नवाब ऑफ कर्नाटक, और वो भी कहता है कि हाँ ठीक है। और वहीं पे आपका जो ये है, ये इसमें आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि दोस्त अली वॉज प्रीवियस नवाब ऑफ कर्नाटक फ्रॉम 1732 टू 1739 एंड ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाई मराठाज इन 1741। सो 1743 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद उसको भेजता है रिस्टोर दी ऑर्डर, ठीक है। अनवरुद्दीन बन जाता है, जो कि चंदा साहिब उसको अपोज करते हैं। अब वहीं पे अब निज़ामुल मुल्क डेथ हो चुकी है, तो भाई निज़ाम कौन बने। तो यहाँ पे दो दावेदार हैं। पहला दावेदार है नसीर जंग। नसीर जंग जो है वो बेटा है निज़ामुल मुल्क का, और वहीं निज़ामुल मुल्क का जो ग्रैंडसन है वो है मुजफ्फर जंग। तो भाई दो ही हैं, मतलब हालांकि हो सकता है ये लोग कजन्स होंगे, इतने सगे बाप बेटे थोड़ी ना वो सब करते हैं, पर वो कजन्स होंगे। लेकिन नसीर जंग जो है वो बेटा है निज़ाम का, ठीक है। और जो मुजफ्फर जंग है वो ग्रैंडसन है निज़ाम नवाब का, मतलब जो निज़ाम था असफ जहाँ उसका, ठीक है। अब मुजफ्फर जंग ये कह रहा है कि भाई मुगल एम्परर ने मुझे जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है, कर्नाटक का, तो मैं ही जो है इसका सर्वे सर्वा यानी निज़ाम बनना चाहिए। तो फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच ने दो लोगों को सपोर्ट किया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। अब इसको याद कैसे रखोगे कि यार फ्रेंच ने सपोर्ट किसको किया, ऐसे ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो इसको ऐसे याद रखो कि जो मतलब ऐसे याद रखो कि जो सही बात है ना, मतलब जो सही चीज़ है जो होना चाहिए वो अंग्रेज़ों ने सपोर्ट की है, और फ्रेंच ने अपने फ़ायदे के लिए उल्टी चीज़ सपोर्ट की है। तो होना क्या चाहिए कि निज़ाम का बेटा जो है वो निज़ाम बनना चाहिए, यानी नसीर जंग निज़ाम बनना चाहिए।
दूसरा जो अनवरुद्दीन है, जो भाई पहले से बना हुआ है, जिसने वॉर लड़ ली एक और वो वहाँ पे पहले से है भाई, उसको रहना चाहिए। अननेसेसरी जिसको भाई बंदी बना लिया, वो आके बोले कि मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, ऐसे तो नहीं होगा। तो अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया नसीर जंग को और अनवरुद्दीन को, वहीं फ्रेंच ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। सो जाहिर सी बात है कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर ब्रोक आउट होनी ही थी। ब्रोकआउट हुई, 2-3 साल में ये खेला हो गया। 1746 तक तो वो चली थी 1748 तक अगले साल ही व्यवस्था दूसरी फाइट की हो गई। यहाँ पे फ्रेंच ने अनवरुद्दीन का खेल कर दिया, मार दिया उसको, और अनवरुद्दीन के और अंग्रेज़ हार गए। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को लगा बुरा कि भाई हम हार गए, और अनवरुद्दीन को मार दिया। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ पे, इस बार रॉबर्ट क्लाइव था। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि ठीक है, अच्छा, तो फ्रेंच की मदद से जो मुजफ्फर जंग था वो बन गया नवाब, वो निज़ाम, और चंदा साहिब जो है वो बन गया कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम दो तरफ से अटैक करेंगे, कि जो कर्नाटक की कैपिटल है आरकोट, उस पर अटैक करें। कर्नाटक की कैपिटल आरकोट थी। आरकोट इज अ प्लेस इन दी कर्नाटक रीजन, ठीक है। तो 1751 में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव आरकोट पर अटैक करके उसको कैप्चर कर लेता है। यहाँ से चंदा साहिब जैसा कि सोचा था वो रश करता है अपनी कैपिटल बचाने के लिए, पर बचा पाता नहीं है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से फ्रेंच फोर्सेस, मराठास और बाकी के लोग जो ट्रावनकोर किंगडम वगैरह है के लोग हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है यार, हम लोग तेरे को दिलवाने में मदद करेंगे, तेरी कैपिटल, ठीक है। लेकिन होता ये है कि सबको सरेंडर करना पड़ जाता है 1752 में, जब चंदा साहिब को मोहम्मद अली नाम का एक बंदा मार देता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है खेल, चंदा साहिब का खेल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, फ्रेंच के हाथ से जो पहली कर्नाटक वॉर उन्होंने जीती, और जो दूसरी में भी उन्होंने किसी तरीके से जीता ही फर्स्ट सेकंड, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने पासा पलट दिया। तो भाई फ्रेंच फोर्सेस जो हैं, जो फ्रेंच रूलर्स हैं, वो वापस बुला लेते हैं डुप्लेक्स को कि भाई कितना मतलब यार, कितना पिलवाओगे यार तुम, अब वापस आ जाओ। तो उसको वापस बुला लेते हैं 1754 में, ठीक है। तो उसका इम्प्लीकेशन यही हुआ कि जो इंडियन रूलर्स थे, दैट बिकम क्लाइंट्स ऑफ यूरोपियन पावर्स रादर देन पेट्रन्स, एंड दे नीड यूरोपियंस टू असेंड टू द थ्रोन्स एंड असप द पावर। अब 4 साल के बाद दोबारा से अंग्रेज और फ्रेंच अपोजिट साइड पे आ जाते हैं, यानी इन 1758, 1754 में तो यही वॉर खत्म हुई, 1758 में आ जाते हैं। तो फ्रेंच आर्मी जो है वो कैप्चर कर लेती है इंग्लिश फोर्ट्स को, कब, सेंट डेविड एंड वाजिनग्राम में, ठीक है, कैप्चर कर लेती। अब अंग्रेज इस बात से दिमाग खराब हो जाता है अंग्रेजों का, तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, अब लो वॉर लो तीसरी तो वो तीसरी वॉर गिफ्ट में दे देते हैं इन 1758 टू 1763। दैट वाज द डिसाइडिंग वॉर, दैट वाज द डिसाइडिंग वॉर, दैट इज बैटल ऑफ बैंडी वॉश, यानी WNDI बैटल ऑफ बैंडी वॉश होती है। इसमें अंग्रेज ब्रूटली ख़त्म कर देते हैं फ्रेंच पावर को, मतलब भाई ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म, और उनको सीमित कर देते हैं, बेटा तुम चुपचाप ट्रेड और कॉमर्स पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स तुम्हें, वो कहते हैं ना वो मुन्ना भाई वाला है कि कहते हैं IAS बनोगे, नहीं, चुनूने काटना, तो चुनूने बंद कर देते हैं वो फ्रेंच फोर्सेस के, बेटा चुपचाप ट्रेड करना है करो, नहीं तो ये भी ख़त्म करा देंगे हम, पॉलिटिक्स में मत घुसो, उसके लिए हम बने हुए, हम करेंगे। अब ये सारा सिनेरियो अली वर्दी खान देख रहा है बंगाल में बैठ के, कितना इंटरेस्टिंग बन रहा। अली वर्दी खान देख रहा है, अच्छा तुम लोग जो है मदद तो करते हो, और उसके बाद तुम जो मदद जिसकी करते हो उसी को ही खा जाते हो यार, पूरी तरीके से पावर डिस्ट्रॉय कर देते हो, मतलब खेल। तो अली वर्दी खान ने ये सोचा था कि भाई मैं इनको ना जड़ से उखाड़ दूंगा यहाँ से, ताकि ये मेरे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। लेकिन भाई को क्या पता था कि भाई 2-3 साल में मरने वाला है। 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे दोबारा से सीन क्रिएट हो जाता है कि भाई नवाब ऑफ बंगाल कौन बनेगा। तो अब इसमें 2 लोग, इसमें आपके सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला बेसिकली सक्सीड करता है। इसके बाद बनेगी सिचुएशन कि कौन करेगा। सिराजुद्दौला उसको कर लेता है, उसका बेटा होता है, ठीक है।
तो सिराजुद्दौला के सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं कि अलीवर्दी खान बढ़िया बंदा था, उसने तो चला लिया, लेकिन सिराजुद्दौला को उसके जो मिनिस्टर्स थे जो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो कि अलीवर्दी खान के साथ भी थे, वो सब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसमें कौन था? एक तो रिबेल कमांडर था मीर जाफर। मीर जाफर को लगता था मेरे को बनना चाहिए, पर सिराजुद्दौला क्यों बन गया? मेरे को बनना है कमांडर, मेरे को बनना है नवाब। उसके एम्बिशंस इतने ज़्यादा थे, तो मीर जाफर को बनना होता है पर वो बन नहीं पाता, तो सिराजुद्दौला से वो खफा रहता है। भाई उसके जो मिनिस्टर थे जगत सेठ, ओमी चंद राय, वल्लभ राय दुर्लभ, वो भी उसके अपोज में थे। तो हुआ क्या? अच्छा, और जो नवाब ऑफ बंगाल ने और जो औरंगज़ेब ने इनको परमिशन दी थी अंग्रेज़ों को ट्रेड करने की, भाई उन्होंने उसका रैम्पेंट मिसयूज़ किया। अंग्रेज, ये करप्शन हमारे देश में, हमारी रगों में जो करप्शन है ना, ये अंग्रेज़ों की देन है भाई। मतलब मुझे लगता है कि इतनी गंदी तो नहीं थी। खैर बहुत गंदा यूज़ किया, जिससे नवाब के जो फाइनेंसिस थे उनको नुकसान हो रहा था। तो सिराजुद्दौला ने डिसाइड किया कि इनको पेलना है भाई, इनको ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे व्यवस्था थोड़ी बनेगी। तो वो क्या करता है, जो इंग्लिश का फोर्ट है कैलकाटा, उसको अटैक कर देता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में था, उसने जी उसको लगा बे अभी जाता हूँ और इनको पेलता हूँ मैं बढ़िया से। उसने लेकिन क्या किया, उसको पता था कि सिराजुद्दौला वॉज पावरफुल और उसके जो बंदे हैं वो उसके खिलाफ हैं, तो उसने सीक्रेट अलायंस कर लिया मीर जाफर, ओमी चंद राय, दुर्लभ राय, वल्लभ, इन सब के साथ। और जो वॉर थी वो एक्चुअल में फाइट ही नहीं हुई। मतलब बेसिकली कि मीर जाफर जो कि कमांडर था, उसको लड़ना था सिराजुद्दौला के लिए, उसने लड़ाई ही नहीं। और जो ये बैटल ऑफ पिलासी हुआ 1757 में, क्योंकि 1756 में वो मर गया अलीवर्दी खान, 17 फिर इसने असर किया, विद इन ईयर ये सब कांड हो गया। 1757 में बैटल ऑफ पिलासी हुई, 23 जून 1757। यहाँ पे क्लाइव जीत गया क्योंकि उसने सीक्रेट अलायंस कर लिया था। इसके जो बंदे थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने उसको धोखा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये हो जाता है। अब ये इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जो मीर जाफर है उसको वो बना देते हैं नवाब, सिराजुद्दौला मारा जाता है। वो उसको बहुत सारा पैसा दे देता है अंग्रेजों को, पैसा ले लो, जमींदारी ले लो और जो है ये सब कर लो। तो बैटल ऑफ पिलासी ने बेसिकली अंग्रेज़ों का रूल एस्टेब्लिश कर दिया, उनका रूल शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने अपना एक बंदा नवाब के कोर्ट में डाल दिया। अब यार उनकी डेली, मीर जाफर भी रिबेल जरूर था पर काबिल तो था ही, तो उसको भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी अंग्रेज़ों के इंटरफेरेंस से कि यार ये क्या है, तुम रोज़ रोज़ का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा व्यवस्था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके संबंध उससे ख़राब होने लगे। तो मीर जाफर ने डच के साथ मिलकर एक अलायंस किया कि भाई इनको पेल दो, मार दो इनको। पर वैसा हुआ नहीं, अंग्रेज़ों ने डच को ही उल्टा गधेड़ दिया। बेचारे डच की भी पावर लिमिट कर दी, बेचारे जैसे तैसे कुछ तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, उनको भी बेटा तुम भी निकलो। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। अच्छा, अब और ये हुआ क्या, बैटल ऑफ बिडारा, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बिडारा। यू कैन सी हियर, दिस इज द बैटल ऑफ बिडारा, नवंबर 1759, राइट। That is Battle of Bidara. English defeated Dutch forces, so eliminated Dutch as their competition. अब जो मीर जाफर का बेटा है मीरान, दैट इज दे मीरान, उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे क्राइसिस क्रिएट हो गई कि अब कौन बनेगा नवाब। तो इसमें दो लोग नवाबशिप के लिए दो लोग सामने आए। पहले आया मीर कासिम, जो कि जाफर का दामाद था। ये रहा मीर कासिम, ये जाफर का दामाद था। और दूसरा आया मीरान का सन, यानी इसका ग्रैंड सन, बेसिकली मीर जाफर का। तो मीर जाफर का ग्रैंड सन और दामाद में ये चीज़ आई। तो हेंसी वंसी टर्ट गवर्नर था कलकत्ता का नया, ठीक है, क्लाइव के बाद वो गवर्नर का, उसने मीर कासिम से ट्रीटी साइन की। और मीर कासिम ने कहा कि भाई पैसा वैसा दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अपना तो मैं डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट दे दूंगा, अपना बढ़िया व्यवस्था चला लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मीर कासिम के जो, तो ये हुआ कि मीर कासिम के एनिमी इंग्लिश के एनिमी है, और मीर कासिम के दोस्त इंग्लिश के दोस्त हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो उसके बाद इस प्रेशर में आकर के मीर जाफर ने बंसी तट के प्रेशर में आकर के नवाबशिप हैंड ओवर कर दी मीर कासिम को। मीर कासिम जो था उसने देखा कि कंपनी के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं, तो उसने शिकंजा कसना चाहा।
ऊपर से हुआ ये कि जो बिहार का गवर्नर है वो बार बार मीर कासिम के पूछने पे भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश का वहाँ पे संरक्षण प्राप्त है। इससे मीर कासिम का दिमाग खराब हो गया कि अब यार ये व्यवस्था थोड़ी चलेगी कि बट ठीक है नवाब बन गए हम तुम्हारी मदद से, लेकिन ये थोड़ी कि तुम हमारे बाप सर पे बैठोगे हमारे बाप बनोगे। तो मीर कासिम ने क्या किया, निर्णय लिया कि मैं तुम्हें कोई भी वो नहीं दूंगा, कोई प्रिविलेजेस नहीं दूंगा, सब प्रिविलेजेस खत्म तुम्हारे। अब अंग्रेज़ों ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर दिया लेकिन वो मीर कासिम माना नहीं। ये ब्रेकआउट हुआ एज अ वॉर इन 1763। तो इंग्लिश जो है वो लगातार विक्ट्री में जीतने लगे 1763 में मीर कासिम के साथ। मीर कासिम भागा अवध, नवाब अवध के साथ मिला, मुगल एम्परर शाह आलम था इस वक्त 1763 में, अब है ना, उसके साथ मिला और अटैक कर दिया अंग्रेज़ों पे। और भाई अंग्रेज़ों ने तीनों की आर्मी को डिफीट कर दिया। और जब ये हुआ तो खेला हो गया पूरे देश में। माइटी मुगल्स जो कि पॉलिटिकल यूनिटी का प्रतीक थे इंडिया में, माइटी मुगल मतलब एम्पायर है उनका भाई, उनसे ज़्यादा कल की आई कंपनी ने, जो कुछ दिन ही हुआ उसको, है ना, मतलब लगभग मेरे ख्याल में 100 साल हो गया था शायद, तब तक भी 50 साल हो गया है। कल की आई कंपनी ने जिसने अभी अभी कुछ 1651 में शुरुआत की है और वो 1764 में शुरुआत, मतलब पैर जमाया अंग्रेजों ने आगे 1651 में, और 1750 100 साल के अंदर भाई साहब 500 साल पुराना मुगल एम्पायर तबाह खत्म कर दिया। दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 मेन है, जिसमें 1764 इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसने ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश कर दिया और बाकी लोगों ने अंग्रेज़ों का लोहा मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे आकर के मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया, क्योंकि मीर कासिम तो हार ही गए, उसको दोबारा से नवाब बना दिया। और एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई जिसमें नवाब अवध को बोला, जो कि शुजा-उद-दौला था, शुजा-उद-दौला। अब शुजा-उद-दौला को शुजाउद्दीन या सिराजुद्दौला से कंफ्यूज मत करना। सिराजुद्दौला वॉज वो शाह शुजा से कंफ्यूज मत करना। शाह शुजा 1651 में नवाब ऑफ बंगाल था, और सिराजुद्दौला बेसिकली अलीवर्दी खान के बाद वो अलीवर्दी खान कह रहा हूँ, हाँ अलीवर्दी खान के बाद उसने चार्ज टेक ओवर किया था, ठीक है, वो था। तो उसने इलाहाबाद सरेंडर किया और एम्परर शाह को बोला कि नवाब अवध को कि बेटा इलाहाबाद जो है वो अब तुम शाह आलम को दे दो, और कंपनी को 50 लाख दो और का जुर्माना। और शाह आलम से बोला कि बेटा जो इलाहाबाद मिलना है ना तुम्हें अभी नवाब से, उसमें जाके रहो। और उसको बोला फरमान दो, दीवानी राइट दो हमको, चलो बहुत ले लिया तुमने पैसे वैसे, दीवानी राइट दो। तो शाह आलम ने दीवानी राइट दे दिए और नवाब ऑफ बंगाल से इन्होंने निज़ामत राइट लिए। निज़ामत राइट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड और पुलिस, और दीवानी राइट्स आर रेवेन्यू राइट्स, ठीक है। तो उन्होंने दीवानी राइट्स किसके दे दिए, बंगाल, पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों एरियाज के दीवानी राइट्स शाह आलम ने अंग्रेज़ों को दिए। अब भाई साहब पैसा ही पैसा, 26 लाख की पेमेंट मांगी, 26 लाख की पेमेंट के चक्कर में ये सारे दे दो, और 53 लाख कंपनी को देने पड़ेंगे इन दी रिटर्न ऑफ निज़ामत फंक्शन। हम निज़ामत फंक्शन करेंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम हमें पैसा दो, और 53 लाख रुपये। क्लाइव ने जानबूझ के अवध को अनेक्स किया नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई अवध की जो इतनी लंबी फ्रंटियर है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा बाहर के इन्वेजन से। और ये करके उसने अवध के नवाब से थोड़ी सी हल्की फुल्की दोस्ती टाइप दोस्ताना भी बना लिया कि देखो मैंने एनेक्स तो नहीं किया, तुम मेरे दोस्त हो। तो बेचारा नवाब अवधी अब सारी चीज़ें झेल रहा है, वो सारा इन्वेजन भी वही झेल रहा है, सारी चीज़ें भी वही झेल रहा है, और ये मौज काट रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई कि सारा काम मजा ले रहे हैं अंग्रेज, विथ फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो नवाब ऑफ अवध है या नवाब ऑफ बंगाल है वो कर रहे हैं कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नो पावर। तो 1764 के बाद 1765 से बंगाल में डुअल रूल शुरू हो गया, यानी एक तरफ तो नवाब ऑफ बंगाल का रूल, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का रूल, और अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मजा ले रहे थे। तो यहाँ पे डुअल गवर्नेंस शुरू हुई, और ये कब तक चली, 1772 तक, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया था।
ये हो गया। अब इसमें कंपनी के जो दीवानी राइट्स मिल गए, निजामत राइट्स मिल गए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आकर के अब 1773 तक ये चला, और यहाँ पे आके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि भाई ये सिर्फ कंपनी कंपनी नहीं रह गई है, ये अब बहुत कुछ है उससे, उसकी ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अलग ही खेला कर रहे हैं। और यहाँ पे आके पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने इंटरवीन किया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, राइट। और पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोसेशन बोला गया कि भाई ये सिर्फ कंपनी के अधिकार की, क्योंकि अब जहाँ पे कंपनी तो कंपनी नहीं रही है, वो ट्रेड करने भेजी थी, पर वो अपने पास अब करने लगे थे, कंपनी का नहीं है, ब्रिटिश पोसेशन से, ऐसा करके। सो इतना हमने फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दी आफ्टर दी दिस रेगुलेटिंग एक्ट से जो चीज़ें शुरू हुई, तो बेसिकली दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो धीरे धीरे अब यहाँ पे बिल्डअप होता है, राइट। तो वो चीज़ अब हम लोग अब लर्न करेंगे कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ें हुई। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।